आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में धातु का भौतिक गुण हम लोग अगले टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। धातु का परिभाषा पढ़ चुके थे, तो उसके भौतिक गुण पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं धातु का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो धातु के रासायनिक गुण में हम अगले दिन भी बताए थे कि रासायनिक गुण जितने भी होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जितने भी होंगे, वो सारे के सारे रिएक्शन होंगे, वह किसी न किसी तत्व के साथ, किसी न किसी अलग यौगिक के साथ वह अभिक्रिया करके अलग अलग कंपाउंडों का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ इसके 5-6 रासायनिक गुण हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किसी भी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनाएगा। तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद वह धातु के ऑक्साइड बनाता है। कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह धातु के ऑक्साइड बनाता है, और धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे उसके जो गुण होते हैं वो अगले चैप्टर में हम लोग जो अम्ल क्षार और लवण पढ़े थे उसके आधार से किसी भी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय गुण के होते हैं। एक बात को याद रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे वह क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, और अधातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे वह अम्लीय गुण के होते हैं। तो कैल्शियम को अगर धातु से ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे, धातु को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो वह धातु के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे Ca+O2 अभिक्रिया कराएंगे, दोनों का संयोजकता एक है, CaO बनाएगा। लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित करना आपका कार्य है। आप खुद करें, नहीं होगा फिर पूछें, उसको हम बताएंगे। Na+O2 Na2O बनाएगा, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1, अल्टरनेट चेंज कर लेगा तो Na2O बनाएगा। पोटेशियम +O2 ये अपना संयोजकता को अल्टरनेट करेगा, इसका 2, इसका 1 तो बनाएगा K2O। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय गुण के होते हैं। बार बार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही आता है। अब हम लोग धातु को जल से विक्रिया कराते हैं, तो धातु को जल से विक्रिया कराते हैं जिससे कई कंडीशन है। अब वह जल गर्म है, वह जल ठंडा है, वह जल किस भाप के रूप में है, तो इस कंडीशन से वह अभिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ ठंडे जल से विक्रिया करता है, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और कुछ भाप के साथ करेगा, और कुछ जल से अभिक्रिया ही नहीं करता। इसके पीछे कारण है, अभिक्रिया नहीं करने का कारण है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, जो हम अगले चैप्टर में आपको बताए थे कि सबसे रिएक्टिव तत्व कौन है, बीच का कौन है, सबसे नीचे कौन है। तो क्रियाशीलता हाइड्रोजन से जो ऊपर का तत्व होगा उससे अभिक्रिया करेगा, और हाइड्रोजन से जो तत्व नीचे होगा वो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो सबसे पहले जल से अभिक्रिया। अब जल में सबसे पहला जल लेके चले ठंडा जल। तो अगर क्रियाशील धातु, याद रखिएगा, जो क्रियाशील जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी बात कर रहे हैं, तो ठंडे जल से विक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा। जैसे Na+H2O तो बनाएगा। अभी Na+H2O कैसे बनाया आप देखिए, तो एक रिएक्शन को हम समझा देते हैं। Na+H2O HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं, H2O को HOH को फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। तब यहाँ से ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव को लेकर बाहर चल जाएगा तो हाइड्रोक्साइड को बाहर निकलेगा, तो NaOH बनाएगा, और प्लस फ्री स्टेट में आ जाएगा हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं कि जैसे फ्री स्टेट में हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और जितने भी गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ से H जैसे फ्री होगा तो ये H2 के रूप में कंपाउंड अपना गैस बना करके वो उड़ जाएगा। उसी प्रकार पोटेशियम में विक्रिया करेगा तो KOH+H2 बनाएगा, कैल्शियम में विक्रिया करेगा तो CaOH2+H2 बनाएगा। लेकिन यहाँ दो चीज है, याद रखिएगा। यदि रिएक्टिव तत्व के साथ जल अभिक्रिया करता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो जब अभिक्रिया करेगा तो काफी मात्रा में उष्मा निकलेगी। सोडियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद काफी मात्रा में उष्मा निकलेगी। अब इतना मात्रा में उष्मा निकलेगी कि अभिक्रिया के पश्चात जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा यह आग पकड़ लेगा। अब आग पकड़ने के बाद ये जल जाएगा। लेकिन अगर यही कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम जब जल से विक्रिया करता है तो कैल्शियम होता है जो जल की सतह पर तैरने लगता है, और रिएक्शन थोड़ा सा मंद होता है। अभिक्रिया उसके तुलना, ये दोनों के तुलना में मंद अभिक्रिया होगी, और इसमें इतना उष्मा नहीं निकल पाएगा, और हाइड्रोजन जो काफी मात्रा में निकलता है वो जल के ऊपर आच्छादित हो जाता है, और ये भी बनाएगा हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ेगा। इसके पीछे कारण है कि दोनों रिएक्टिव एलिमेंट है,
काफी मात्रा में उष्मा निकलता है जिससे यह आग पकड़ लेता है, लेकिन कैल्शियम जल पर तैरता है, जल के ऊपर इसको जो ही डालेंगे तो कैल्शियम तैरने लगेगा और जिससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और वो जल के ऊपर आच्छादित हो जाएगा, फिर भी आग नहीं पकड़ेगा। अब बात रही कि मैग्नीशियम, लोहा और जिंक यह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जब भी करेगा तभी यह जल भाप से अभिक्रिया करता है, माने गर्म जल से उसमें वेपराइजेशन जो होगा उससे अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके इसमें हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। याद रखिएगा बार बार, ऐसा नहीं कि हम बता दिए कि जल से अभिक्रिया, अब यहाँ जल से अभिक्रिया रिएक्टिव तत्व के लिए लिखा है, ये कम रिएक्टिव तत्व है, ये भी रिएक्टिव ही तत्व है हाइड्रोजन के तुलना में। तो इसीलिए देखिएगा कि ये ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम Fe और Zn है जो भाप से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है, जैसे Mg प्लस H2O, Mg और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, Zn प्लस H2O, ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, Fe प्लस H2O, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यह धातु के ऑक्साइड है और यह धातु के हाइड्रोक्साइड है। अब इस कंडीशन में याद रखना थोड़ा सा, इसको हम लोग फिर रिएक्शन लिखे हैं नोट के रूप में कि कुछ ऐसे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव तत्व है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव तत्व Cu, Hg, Sn, Ag, Au, ये है जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर सोना चांदी जल से अभिक्रिया करने लगता तो हम लोग उस आभूषण को पहन के कभी स्नान नहीं करते। जैसी अभिक्रिया स्नान करते वो जल से अभिक्रिया करता, कोई दूसरे कंपाउंड बना लेता, तो उतनी महंगी वस्तु अगर जल से अभिक्रिया करके दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता तो कोई आभूषण के रूप में पहन के स्नान नहीं करता, इसलिए वो नो रिएक्टिव है, उससे अभिक्रिया ही नहीं करता है। जैसे एक रिएक्शन दिखाए हैं कि Cu प्लस H2, ऐसा नहीं कि इधर के आधार से आप जोड़ते रह जाइए, ये बात को भूल जाइए, अब तुरंत दिखा दीजिए कि हाइड्रोक्साइड चाहे ऑक्साइड, नहीं, Cu प्लस H2O यानी कि नो रिएक्शन। यह जल से इतना तत्व Cu, Hg, Sn, Ag और Au यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए लिख दिया नो रिएक्शन। अब डी पॉइंट में लिखे हैं नोट के रूप में धातु की जल के प्रतिक्रियाशीलता, तो आपको बता रहे हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हम अगले टॉपिक में बताए हैं, अगले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज लिख के बताए हैं, उस वीडियो को देख ले सकते हैं। सोडियम सबसे रिएक्टिव है, मैग्नीशियम है, जिंक है, Fe है, उसी प्रकार और भी क्रियाशीलता श्रेणी का ये बार बार 3 को दे देगा और कहेगा कि जल के प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी को सजाएं। कैसे सजाइएगा तो याद रखिएगा, पहला नंबर में सोडियम, दूसरा में मैग्नीशियम, तीसरा में जिंक, चौथा में Fe, उसी प्रकार डॉट 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 आगे बढ़ते चल जाएगा। लेकिन जब भी देगा तो यही 3 के सीरीज है, बार बार देखा गया है, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक इसका सीरीज है। तो आप हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ लिए, जल से अभिक्रिया में हम लोग पढ़े 1.1, 0.2 और 0.3। अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल से अभिक्रिया, कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बताएगा। अब देखिए अम्ल से अभिक्रिया, अगला रिएक्शन अम्ल से अभिक्रिया। तो कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी धातु पात्र रहती है क्रियाशीलता श्रेणी की धातु। ऐसा नहीं कि काजिए अम्ल से कोई भी धातु अभिक्रिया कर लेगा, जो हाइड्रोजन से नीचे कम क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील में हम आपको लिखाए थे Cu, Ag, Au, ये सब कम क्रियाशील है, उससे अभिक्रिया नहीं करता, ये भी नहीं। तो कहता है कि अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम को अगर HCl से अभिक्रिया कराएं, कोई भी अब ले लें, ऐसा नहीं कहा दिए हम HCl से ही अभिक्रिया कराएं तो बात रही कि HCl ही नहीं, आप H2SO4 से भी कराइएगा, HNO3 से भी कराइएगा, तो पर भी यही बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा। तो Na प्लस HCl, एक पॉजिटिव एक निगेटिव विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़े होंगे। आज लाइक यहाँ जो रिएक्शन हो रही है टोटल विस्थापन अभिक्रिया की होगी कि पहले का धनात्मक दूसरे का ऋणात्मक से अभिक्रिया करेगा क्रियाशीलता श्रेणी के आधार से। तो ये बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1, MgCl2 प्लस H2 बनाएगा, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। Al प्लस HCl, अब इसकी संयोजकता 3 है एल्युमिनियम की, इसकी संयोजकता 1, तो बनाएगा AlCl3, अल्टरनेट चेंज कर लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन अगर अब देखिए एक रिएक्शन हम नोट करके लिखे हैं कि अगर जैसे HCl है और Cu से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटाने की बात आएगी, तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से Cu कम क्रियाशील है, इसीलिए ये नो रिएक्शन।
याद रखो। और धातु के प्रति अम्ल की क्रियाशीलता, तो सोडियम सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद। अब देखिए धातु के लवण से अभिक्रिया, तो धातु को अगर किसी भी लवण से अभिक्रिया करा दें तो वो भी लवण से भी अभिक्रिया कैसे करेगा, तो क्रियाशीलता श्रेणी के आधार से ही करता है। अभी भी ये भी विस्थापन अभिक्रिया के फॉर्म में है, Zn प्लस CuSO4, तब Cu से ज्यादा रिएक्टिव है Zn, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है Zn, इसीलिए Zn है जो Cu को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, और रिप्लेस करके बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu को बाहर कर देगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन रहता कि Cu प्लस ZnSO4, अब Cu है जो Cu Zn को रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तांबा कम क्रियाशील है Zn के तुलना। ये Zn खुद बरियार है और कमजोर गया उससे लड़े तो उसको पिटाइए के ना आवेगा, तो इसको भगाएगा कहां से? तो उस कंडीशन में ये लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो उसी प्रकार Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu रिप्लेस हो जाएगा, Cu प्लस AgNO3। अब देख लीजिए, अब Cu और Ag की बात आया, अब Ag से ज्यादा रिएक्टिव है Cu, इसीलिए Cu उसको हटा करके और CuNO3 का होल 2 बनाएगा। इस प्रकार ये हो गया आपका नो रिएक्शन। तो ये था आपका धातु के रासायनिक गुण। तो आपका धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण दोनों खत्म हो गए। अब बात रही अब धातु का उपयोग। तो धातु के उपयोग में आप जानते हैं कि धातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे कल कारखाना हो, छत की ढलाई हो, बर्तन हो, घंटी हो, आभूषण हो, ये भी धातु का उपयोग भी अगर लिखना हो, बर्तन से लेकर हर घरेलू काम, कांटी से लेकर हथियार तक सब तो धातु का ही बनता है। तो धातु का अगर उपयोग पूछे तो धातु का उपयोग जरूर लिख दें। धातु का उपयोग, धातु का उपयोग अपने मन से भी आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले धातु का उपयोग कहाँ करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरा कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। अब हम कृषि के क्षेत्र में एच नहीं, डायरेक्ट हम आपको लिखा रहे हैं, आप याद रखिए। औद्योगिक क्षेत्र में चाहे जो जितने भी बड़े बड़े कल कारखाना हो उसमें धातु का उपयोग होता है, चाहे जो भी धातु का हो। कृषि के क्षेत्र में, अब कृषि के क्षेत्र में कहते हैं चाहे चपाड़ बनाना हो, कुदाल बनाना हो, घसुआ बनाना हो, खुरपी बनाना हो, जितने भी उपकरण कृषि में लागू होता है वो सब कोई ना कोई धातु का होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, भवन के निर्माण में, भवन के निर्माण में जो ढलैया करते हैं छतों को, पुल पुलिया के निर्माण में, पुलिया के निर्माण में, आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में सोना चांदी का प्रयोग करते हैं हम लोग। घरेलू बर्तन बनाने में, घरेलू बर्तन ही बनाने में नहीं, घरेलू कार्य में भी करते हैं। जैसे खिड़की बनाना है, बिल्डिंग के लिए खिड़की बनाना है, दरवाजा बनाना है, अलमीरा बनाना है, तो सब में कोई ना कोई धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। वाद्य यंत्र में, खिड़की, दरवाजा इत्यादि बनाने में, अस्त्र शस्त्र के निर्माण में, तो धातु का ये था धातु का आपका उपयोग। बहुत जगहों पर धातु का उपयोग करते हैं, आप अपने मन से भी इसका गणना कर सकते हैं। इस प्रकार 2 पॉइंट में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, वो था धातु। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अगले टॉपिक में अधातु। धातु का परिभाषा, उसका गुण उपयोग, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्षण चैप्टर इसी में से।
देख लीजिए एक बार ध्यान से, ऐसा नहीं कि हम जो जो चीज लिखे उतना ही याद रखें, बहुत सारे जगह धातुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर धातु का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में अधातु के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।